नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरे में विदेश मंत्री अमेरिका वैक्सीन निर्माताओं के साथ मीटिंग कर भारत के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। जयशंकर के 5 दिन इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 24 से लेकर 28 मई तक विदेश मंत्री अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मिला सकते हैं। वॉशिंगटन ने उनकी मुलाकात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी होगी। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत में वैक्सीन देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिन्हें भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही फाइजर और भारत सरकार के बीच बातचीत उधर है। विदेश मंत्री फाइजर से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने की पहल कर सकते हैं। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला अमेरिकी दौरा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दौरे का असर आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंधों पर होगा। इस साल वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होनी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2.16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। 24 घंटे में 4,452 संक्रमितों की जान गई है। राहत की बात रही है कि 3,02,080 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। उधर देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहले मौत हुई थी। देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा था। वहीं 2 से 3 लाख होने में 1 महीने से भी कम समय हो गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। मई में हर रोज औसतन 3500 मौतें हुई है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की दम तोड़ा है। बिहार के भोजपुर जिले में इन दिनों कोरोना का बहाव्य रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कुलड़िया गांव में सिर्फ 2 दिन में 18 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में पिछले 2 महीने में 125 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि इन मौतों का जिक्र सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। गांव में एक भी कोरोना जांच केंद्र नहीं है। इलाज के नाम पर सिर्फ दावे हैं। गांव वाले बताते हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो या तो उससे आरा या कोयलर जाना पड़ता है। कुलड़िया गांव के विनोद कुमार सिंह बताते हैं कि परिवार में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से मेरा चाचा को कोरोना हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम कराने के मसले पर रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कहना है कि राज्यसभा में 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। 1 जून को आखिरी फैसला लेंगे। परीक्षा के लिए ऐलान के बाद 15 दिन का समय देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम 12वीं के एग्जाम के बारे में जल्द ही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। इसके बारे में जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों की अनिश्चितता को दूर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अफसरों के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। 1 जून को सीबीएसई के साथ फिर बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को मीटिंग में सीबीएसई ने परीक्षा के लिए 2 विकल्प रखे हैं। 12वीं की परीक्षा होगी। इसके तारीखों में और फॉर्मेट में अभी तक तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एग्जाम और फैसला करने पर हाई कवाल लेवल कमेटी बनाई गई है। इसमें से सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। दरअसल 19 मई को एडवोकेट ममता शर्मा ने एक याचिका दायर कर बच्चों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा पर अंतिम फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की थी। 5 कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं आशाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घटा गया। जेल से उसे एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आशाराम ने वहां जाने से मना कर दिया है। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया, जब जेल में ही उसे ऑक्सीजन दी जा रही है।
कोरोना से ठीक होने पर 2 दिन पहले आशाराम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जोधपुर जेल में रविवार सुबह उसका ऑक्सीजन लेवल घटकर 92 हो गया था। इसके बाद जेल में ही उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। जेल अधिकारियों ने उसे एम्स ले जाने की बात कही है, लेकिन आशाराम ने सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज लेने की बात कही। इसके बाद जेल प्रशासन ने करवड़ की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अरुण त्यागी को बुलाया। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि कोविड के कारण आशाराम को कुछ दिक्कतें हैं। इलाज के लिए कुछ जांचें जरूरी है। ये जांचें अस्पताल में ही हो सकती है, इसलिए एम्स या एमडीएम अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। इसके बाद ही आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया जा सकता है। उसे प्रोटेस्ट की समस्या पहले थी, जो अब और बढ़ गई है। बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस के गिरफ्तार तृणमूल नेताओं की जमानत याचिका पर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 5 जजों की भीड़ बचे और इस मामले दे नो सुगेगी। इसके पहले शुक्रवार को कोर्ट के जज मामले में एकदम नहीं दिखे थे। इस वजह से कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली बेंच में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की ओर से तृणमूल सरकार में मंत्री सुब्रीत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था। इस बेंच ने जस्टिस अरिजीत बैनर्जी भी थे, जिन्होंने जमानत देने का समर्थन किया था। जस्टिस बिंदल ने इसका विरोध किया। आखिर में बेंच ने आरोपी नेताओं को घर पर नजरबंद रखने का निर्देश दिया। बेंच ने जजों के बीच मतभेद के मद्देनजर मामले को 5 सदस्यीय बड़ी बेंच में बेचने का भी फैसला किया था। इसमें जस्टिस बिंदल और जस्टिस बैनर्जी ने अलावा जस्टिस इंद्रप्रसन्न मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस सोमेन सेन शामिल थे। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा ने जुड़े टैब जारी किए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दावा किया गया है कि टिप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टैब के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद और विधायकों पर डमी कंपनियों से कैश लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ये मामले में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ब्रिटेन में 4 महीने बाद कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में यहाँ 12% केस बढ़े हैं, वो भी तब जब एक हफ्ते पहले ही ब्रिटेन पूरी तरह अनलॉक हुआ था। इस बीच यॉर्कशायर के मामले में ट्रिपल म्यूटेंट वाले वेरिएंट ने ब्रिटेन की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों का दावा है कि नया वेरिएंट पहले से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की खोज सबसे पहले यॉर्कशायर में हुई थी। नए स्ट्रेन का नाम VUI21MI1 है, लेकिन अब इस वेरिएंट के मामले पूरे देश में सामने आने लगे हैं। जर्मनी ने अपने नागरिकों को छोड़कर ब्रिटेन से आने वाले सभी ब्रिटिश यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दी है, जो रविवार से लागू हो गया है। एयरलाइंस, रेल और बस कंपनियां केवल जर्मन नागरिकों को ही वापस ले जा सकेगी। वापस लौटने पर जर्मन नागरिकों को 2 सप्ताह क्वारंटीन रहना पड़ेगा। पूरे यूरोप में पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो जो देश अनलॉक हुए हैं, सिर्फ वही केस बढ़े हैं। फ्रांस 3 दिन पहले ही अनलॉक हुआ और वहां भी केस बढ़ने लगे हैं। फ्रांस में पिछले 3 दिन में 2% केस बढ़े हैं, जबकि जिन देशों में अभी भी आंशिक प्रतिबंध जारी है, वहां नए मामले और मौतों के केस घटे हैं। पाकिस्तान इन दिनों कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। वहां चीन की कंपनियां सिनोफार्मा और रूस अपनी स्पुतनिक वी वैक्सीन भेज रहा है, लेकिन उसे लगवाने के लिए भी कराची, लाहौर सहित हर शहर में लंबी लाइन है। इमरान सरकार के पास वैक्सीन कम है। निजी अस्पतालों में भी किल्लत बनी हुई है। वैक्सीन के लिए लोग रिश्वत देने को भी तैयार हैं। मई मेट्रा हेल्थ केयर वर्क्स वैक्सीन के लिए रिश्वत लेने के लिए इल्जाम में सस्पेंड भी किए गए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि निजी क्लिनिक में अमेरिका के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन की कमी के बीच पाकिस्तान में मध्यवर्गीय लोग सबसे ज्यादा परेशान है। वे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वैक्सीन का इंतजार है। मोहम्मद नसीर चौधरी कहते हैं कि मैं स्पुतनिक के लिए प्राइवेट क्लिनिक में भी $80 देने को तैयार हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं। वहीं सूचना मंत्री चौधरी वफात हुसैन कहते हैं कि स्पुतनिक और सिनोफार्म के अलावा पाकिस्तान को जल्द ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 13 लाख डोजेस मिल जाएंगे। मई अंत तक सेनेका वैक्सीन के 35 लाख अतिरिक्त डोज मिल जाएंगी। इजराइल फलस्तीन के बीच 11 दिनों में चल रही लड़ाई अब संघर्ष विराम के साथ थम गई। गाजा और इजराइल का आसमान अब साफ है, क्योंकि दोनों ओर से रॉकेट दागना बंद कर दिया गया है। इससे सीजफायर के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों से फोन कर बात की।
गाजा से 40 किलोमीटर दूर इजराइल के तटीय शहर अशदोद की सिबिल कहती है, कई दिनों बाद आज हम चैन की नींद सोएंगे। नब सबसे ज्यादा खुश बच्चे हैं, बहुत डरे हुए थे, अब वो पहले की तरह बिंदास रहेंगे। सिबिल कहती है, मेरी बहन की पोती 2 साल की है, उसने भी मालूम है कि सायरन बजने पर सिक्योरिटी रूम की तरफ भागना है। इजराइल और फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास के बीच 11 दिन चली लड़ाई ने तबाही के गहरे निशान छोड़े हैं। गाजा में कई बड़ी इमारतें और पूरे के पूरे मोहल्ले जमींदोज हो गए हैं। बाजार तबाह हो गए हैं, 2 से 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल में भी इस लड़ाई को 12 लोग में मारे गए हैं। गाजा पर नियंत्रण करने वाले इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजराइल की तरफ 4000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। लड़ाई रुकने तक इजराइल से लगातार सुरक्षा सायरन बज रहे थे और गाजा के नजदीकी शहरों में अफरा तफरी का आलम था। पाकिस्तानी फौज के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। बिलावल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि जल्द ही इमरान खान भी वही करने वाले हैं जो कुछ साल पहले परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज ने किया था। बंजीर के बेटे बिलवल अब पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। उनके पिता आसिफ अली जरदारी इस वक्त गंभीर रूप में बीमार हैं। वो कुछ समय पहले ही जेल से रहा हुए थे। बिलावल के मुताबिक इमरान भी मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज की तरह जल्द ही पाकिस्तान से भागने वाले हैं। बिलावल ने एक सवाल में जवाब में कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ इस देश के कर्मचारी, आर्मी चीफ और फिर राष्ट्रपति रहे। उनका सपना इस मुल्क को तबाह करना और इसे विदेशी ताकतों का गुलाम बनाना था। अब ये काम इमरान खान कर रहा है। आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं कि पिछले सरकार के वक्त और इसके बाद कोविड के शुरुआती दौर में भी पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में था। बिलावल ने आगे कहा, इमरान ने अपने साथियों और माफियाओं को लूट की खुली छूट दी है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्हें दूसरों के ऊपर निशाना साधने से पहले अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। हमारा मुल्क तबाह हो गया कारगर है। ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर ग्याफुल नाम से गांव बसा लिया है। यहां चीन ने सड़कें, इमारतें और पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिया है। इस गांव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। ऑस्ट्रेलियाई ने कहा, ये रिपोर्ट जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक कि इस चीन के कब्जे वाले ग्यालाफुग गांव में 100 से ज्यादा लोगों को और इतनी ही संख्या में याक मौजूद है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का आना जाना भी लगा रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है और चीन अरुणाचल प्रदेश भी दावा करता है। चीन ये बात समझ चुका है कि तिब्बत 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले चीन का ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। चीनी सैनिकों ने यहाँ एक बड़ा बैनर टांग दिया है। इस पर लिखा है, शी जिनपिंग पर विश्वास बनाए रखें। हाल ही में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कुनमिंग शहर में 25 बैठकें हुई थी। दोनों शहरों में 740 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बना हुआ है। हालांकि बॉर्डर में बंटवारे को लेकर भूटान और चीन के तर्क अलग अलग हैं। चीन के इसी जमीन के कब्जाने से भूटान के लोगों में निराशा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में चीन का जो नक्शा था उसमें म्यारफुल को भूटान के अंदर ही दिखाया गया था। भूटान भी मानता है कि चीन जिस जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है वो उनके लिए भी नया है। इससे पहले चीन ने इस जमीन पर कभी दावा नहीं किया था। भूटान के चीन के मुकाबले भारत से अच्छे संबंध हैं। भूटान सबसे ज्यादा व्यापारी है भी भारत के साथ ही करता है। उसका उलट चीन की भूटान में एम्बेसी तक नहीं है। चीन भूटान के कुल क्षेत्रफल के 12% हिस्से पर अपना दावा जताता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ने के साथ चीन की दादागिरी भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह चीन साउथ चाइना सी भी पर भी बहुत सा हिस्सा क्लेम करने लगा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 18 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी गई नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा जाएगा। मनरेगा के काम शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। हालांकि 3 दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा, इसलिए 24 मई को सोमवार के बावजूद कर्फ्यू नहीं रहेगा।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद, बीज और कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में 2 दिन के बजाय 4 दिन खुली रखने की इजाजत दे दी है। ये दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली सकेंगी। अस्पताल की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकारी ऑफिसों में 10% तक स्टाफ बुलाया जा सकता है। जरूरी होने पर विज्ञान विभागाध्यक्ष या सचिव स्तर के अफसर राज्य सरकार में अफसरों के इतना स्टाफ बुला सकते हैं। जिला स्तर पर इसके लिए कलेक्टर की अनुमति ले लेनी होगी। इंदौर के महू आर्मी एरिया में जासूसी के शक में पकड़ी गई दोनों बहनें यासीन और हिना के पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अफसरों में संबंध माने गए हैं। दोनों ने चौथे दिन शनिवार को आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस पूछताछ की। बहनों के फेसबुक पर कई अलग अलग नामों की आईडी मिली है। दोनों युवतियों ने पकड़ जाने पर पहले की फेसबुक आईडी डिलीट कर दी और अब मोबाइल फोन को भी फॉर्मेट कर दिया है। साइबर सेल इन्हें रिकवर करने में लगा है। पूछताछ में पता चला कि आर्मी सेना का अफसर कूक बनकर फेसबुक पर बात करता था। कुछ अफसरों को दोनों से स्लीपर सेल होने का भी शक है। मऊ के लक्ष्मी विहार कॉलोनी गवली पलासिया में रहने वाले सेना से रिटायर्ड चांद खान का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। उनकी दोनों बेटियां हिना और यासीन साहित्य में एमए कर चुकी हैं। दोनों ने सैन्य विभाग के पढ़ाई भी की थी। जांच अफसरों के मुताबिक यासीन की भूमिका अधिक संदिग्ध लग रही है। सूत्रों के माने तो जांच एजेंसी को कई लंबे समय से दोनों बहनों पर शक था, जिस कारण से वह उनके घर के आसपास स्वास्थ्य कर्मी बनकर रेकी भी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों बहनों को उनके घर में नजरबंद कर रखा था और बाहर आईबी और पुलिसकर्मी तैनात थे। इंदौर शहर में ब्लैक फंगस से मरीज अस्पताल के कर रहे हैं। परिजन इंजेक्शन से लेके परेशान हो रहे हैं। इंजेक्शन नहीं मिलने पर परिजनों का रविवार दोपहर 2:30 बजे गुस्सा फूट उड़ा। उनका आरोप है कि मेडिकल दुकानों पर दवा नहीं मिल रही है और न ही अस्पतालों में। ब्लैक फंगस की दवाइयों के मामले में प्रशासन ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन सहित 2 अन्य डॉक्टरों की कमेटी गठित की है, जो तय करेगी कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन प्राथमिकता के आधार पर किसे दिए जाएं। इसको लेकर मरीज के परिजनों को एक आवेदन यहां देना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंची कुणाल जायसवाल ने बताया कि उनकी मां अलका जायसवाल ग्रेटर कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने शनिवार को यह इंजेक्शन लिखा कर दिया था। बाजार में यह इंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन मेडिकल वाले इंजेक्शन बिना डीन के हस्ताक्षर के नहीं देंगे और डीन संजय दीक्षित का कहना है कि बाजार में इंजेक्शन नहीं है। बोगस बिलों के जरिए माल बुलवाना और बिना माल बुलवाए सिर्फ कागजों पर सप्लाई दिख देना, ये दोनों ही फर्जीवाड़े अब मुमकिन नहीं होंगे। दरअसल जीएसटी विभाग ई वे बिल को फास्टैग के जोड़ने जा रहा है। जून से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। व्यापारी ई बे फिर जनरल करने के बाद उसमें सामान लाने या फिर ले जाने वाले वाहन का नंबर डालेगा। वैसे ही यह नंबर फास्टैग से लिंक हो जाएगा। इसके बाद वाहन जिस टॉल से गुजरेगा उसकी जानकारी जीएसटी विभाग के अफसरों को अपने स्मार्टफोन के ऐप से मिल जाएगी। जीएसटी अधिकारी टॉल के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑनकेशन टेक्नोलॉजी से वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। इसके जरिए यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी जिस माल को यहां बुलवाने या फिर भेजने के लिए ई वे बिल लेंगे वह माल है भेजें या बुलाएं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जीएसटी के अस्तित्व में आने के लिए बाद बोगस सप्लाई के जरिए टैक्स क्रेडिट लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मप्र जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस साल अकेले भोपाल में करीब 700 करोड़ रुपए की बोगस सप्लाई के मामले पकड़े हैं। जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि प्रदेश में हर साल 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है, लेकिन बोगस सप्लाई के कारण हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होता है। नई व्यवस्था के इस पर रोक लगेगी। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा जाएगा। मनरेगा का काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। हालांकि 3 दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा, इसलिए 24 मई को सोमवार के बावजूद कर्फ्यू नहीं रहेगा। खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।